तो भैया फाइनली इंडिया के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है और भाई क्या जबरदस्त इलेक्शन का रिजल्ट रहा है, एकदम धुआंधार। मतलब देखते ही ऐसा लग रहा था ना कि कल तो दुख 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 कर रहा था सबके प्राण। जो भी बीजेपी सपोर्टर रहे हैं उनको तो ऐसा लग रहा था कि यार क्या हो गया भाई, ये मोदी जी अब प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे क्या। और मैं गारंटी देके ये कह सकता हूँ कि आप लोगों में से बहुत सारे लोग टिकटिकी लगाए टीवी के सामने जरूर बैठे हुए होंगे कि आखिर चल क्या रहा है, कौन जीतेगा। क्योंकि सबको ये उम्मीद थी कि एक तरफा मैच होगा, लेकिन भाई साहब कांटे की टक्कर हुई और जीता तो वही जिसकी जीतने की उम्मीद थी, लेकिन उस जीत में एक पेंच ऐसा फंसा कि उसके कैप्टन की छुट्टी भी हो सकती है। मतलब मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी, जो कि प्राइम मिनिस्टर है, वो प्राइम मिनिस्टर नहीं भी बन के रह सकते हैं। और भैया एक सिलसिलेवार तरीके से मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा पूरा का पूरा इलेक्शन टिल दिस रिजल्ट तक, और आज की डेट में जो चल रहा है पूरे के पूरे पब्लिक डिस्कोर्स में उसका क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, और सबसे बड़ी बात कौन प्रधानमंत्री बनेगा। इस पे आज की डेट में सबसे ज्यादा चर्चा है और किसकी पॉसिबिलिटीज है, किसकी नहीं है। और फाइनली लास्ट में मैं ये भी बताऊंगा कि कौन फाइनली 100% प्रधानमंत्री बनेगा इस देश का। तो चलिए देर ना करते वीडियो स्टार्ट करते हैं। MMJ वाइब्स चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अपने मोबाइल पे ये वाला बटन दबाएं और हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए ऑल पे क्लिक करें। सबसे पहले यार मैं बात करता हूं, ये जो पूरा का पूरा इलेक्शन रहा इतना लंबा चौड़ा, मतलब कौन कराता है भाई इतना लंबा चौड़ा इलेक्शन। गर्मी इतनी ज़्यादा खतरनाक, चलो हम मेरे स्टेट में तो बहुत पहले चरण में ही हो गया था उत्तराखंड में, तो हम लोग थोड़े गनीमत रहे। लेकिन यार मई जून में यार इलेक्शन हो रहा है महाराष्ट्र वगैरह में, जहाँ में इतनी गर्मी पड़ती है, वहाँ पे यूपी में तो बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई थी, सुनने में आया था। तो खैर इलेक्शन निपट गया और इलेक्शन के बाद जैसे ही 7वां चरण निपटा, उसके बाद आए कुछ चोमू लोग जो कि गांजा फूंक के बनाते हैं एग्जिट पोल। और मैं सच बता रहा हूँ, एग्जिट पोल के चक्कर में कान पकड़ता हूँ, इसके बाद से इस चक्कर में पड़ने का ही नहीं। क्योंकि एग्जिट पोल सच बता रहा हूँ निहायती बकवास चीज़ है, और ये सिर्फ और सिर्फ मार्केट, मतलब सट्टा बाजार और शेयर मार्केट को ऊपर नीचे करने के लिए ही बनाया जाता है और कोई पर्पज़ नहीं है। मतलब आप एक सिंपल गणित लगाओ यार, 1 तारीख को 7वां चरण खत्म हुआ, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाला था। एक आम आदमी आप जैसा और मुझ जैसा, उसको क्या ही फर्क पड़ जाएगा भाई एग्जिट पोल देख के। एग्जिट पोल से वो क्या चीज हासिल कर लेगा। ऐसा तो नहीं है कि मोदी जी फिर से बन रहे या मोदी जी नहीं बन रहे, उसको तुरंत पता करके वो कोई झंडे गाड़ने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला एग्जिट पोल से। जस्ट एक प्रेडिक्शन है, उस पर TRP और पैसे का गेम चल रहा है और उस पर हम मजे ले रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं है। एग्जिट पोल का कोई औचित्य नहीं है, मैं तो सच बता रहा हूँ, कोई औचित्य ही नहीं है। अब इसमें सबसे बड़ी बात जो ये है कि भैया मोदी जी खुद एग्जिट पोल के सहारे बैठे हुए होंगे। भाई मेरी तो 400 पार आ रही होगी। मोदी जी बेचारे कह रहे थे मेरे को तो तुम लोगों ने जो है चने के झाड़ पे चढ़ा रखा, मैं वहां पे बैठ के बढ़िया चने खा रहा था मजे से, अब बिल्कुल जो है धरातल पे लेके आया, मेरी पार्टी जो बहुमत हासिल ही नहीं कर पाई। तो भैया एग्जिट पोल पे कभी भी आप जो है इसके बाद भरोसा मत करना, इसका कोई सिग्निफिकेंस वैल्यू है ही नहीं। चलिए इसके बाद बात करते हैं एक फैक्टर के बारे में कि ये पूरा का पूरा जो इलेक्शन है इसमें क्या ऐसा फैक्टर रहा जिस वजह से बीजेपी, जो कि पिछले 2 टर्म्स में हाईएस्ट स्कोर करने में कामयाब रही और वो इस बार एकदम फिसड्डी बन के रह गई, ऐसा क्या रीजन रहा है। बहुत सारे रीजन रहे हैं इसके, क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टेबल गवर्नमेंट थी पिछले 10 साल से, जो जनता होती है उसके दिमाग में ऑटोमेटिकली एक रोष रहता है और उसको पंप करने का काम बढ़िया तरीके से विपक्ष ने किया है। लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ, विपक्ष ने फिर भी अच्छे से नहीं किया। अगर जितना विपक्ष आक्रामक इलेक्शन के टाइम पे था, इससे 4-5 महीने पहले ही ये हवा बनाती ना, तो भाई बीजेपी की और हालत खराब हो सकती थी, सच बता रहा हूं। लेकिन फिर भी विपक्ष को 233 सीटें इंडिया अलायंस को मिला है, ये भी बहुत बड़ी बात है। और उसमें मुझे ऐसा लगता है कि 20% मिनिमम 10% तो जरूर यार सोशल मीडिया का इंपैक्ट रहा है, और खासकर यूट्यूबर। अब आते हैं यार रिजल्ट पे। रिजल्ट जो हो गया तो भाई सारे के सारे जितने भी बड़े दिग्गज नेता वो सब जीत चुके हैं अपनी अपनी क्षेत्रों से। और हाँ, कंगना आंटी भी जीत गई है, और इसके बाद तो भैया पार्लियामेंट में पूरा का पूरा माहौल रहेगा। अब बात करते हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनेगा। यार 2 महीने पहले किसी ने ये सोचा था कि हम इस बारे में भी आज की डेट में पूरे देश में डिस्कशन होगा कि प्रधानमंत्री कौन बन सकता है। समाचार चैनल जो है नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की जो है शक्ल दिखा रहे हैं कैमरे में बार बार। इनकी तो शक्ल मैं सच बता रहा हूँ 1-1.5 महीने पहले किसी ने देखी भी नहीं होगी। और जो नीतीश कुमार जी हैं वो तो झुंझुना पकड़ के बीजेपी का प्रचार कर रहे थे। आज की डेट में देखो किस्मत, और मैं सच बता रहा हूँ नीतीश कुमार जी ना किस्मत के धनी है।
अपने आप में चाहे ये कैसे भी नेता रहे हो भाई, इनको हमेशा सत्ता मिली है। 20 साल से ये बिहार में जो है चीफ मिनिस्टर कैसे भी करके बन जाते हैं यार, ये बात तो माननी पड़ेगी। चलिए खैर, जो अभी की डेट में पब्लिक डिस्कोर्स चल रहा है वो ये है कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे या नहीं बनेंगे। तो इसको ना मैं थोड़े बहुत सिनेरियो से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूंगा कि किस परिप्रेक्ष्य में कौन प्रधानमंत्री बन सकता है। तो सबसे पहला सिनेरियो हम ये लेते हैं कि मान लेते हैं कि जैसे आज की डेट में बोला जा रहा है कि टीडीपी और जेडीयू जो कि सबसे बड़े अलायंस हैं, अभी उनकी सबसे ज़्यादा सीटें हैं एनडीए में, मतलब बीजेपी की जो अलायंस है उसमें। तो ये अगर बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी की तरफ चले जाते हैं तो कौन प्रधानमंत्री बनेगा? मैं बता रहा हूं, फिर भी नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए उसके पीछे रीजन ये है, सबसे बड़ी एक जो वास्तविकता है उस चीज को हम नकार नहीं सकते हैं, वो ये है कि बीजेपी के पास बहुत सारा पैसा है। बीजेपी सबसे धनी पार्टी है और जितने भी कॉर्पोरेट है ना, कॉर्पोरेट को बीजेपी के आने से ज्यादा फायदा है, चाहे वो अडानी का हो, चाहे अंबानी का हो, चाहे कोई और भी का हो। तो इनका भी सपोर्ट होगा बीजेपी को, और ये भी जितने भी अदर्स हैं, मतलब इन दोनों के चले जाने के बाद अदर पार्टियां भी तो हैं, जैसे इंडिया अलायंस की तरफ से ही दूसरी पार्टियां भी आ सकती है बीजेपी के साथ। ये कोई ऐसा थोड़ी ना लिखा हुआ है कि वो लोग आएंगे, इन्होंने कसम खा रखी है, ऐसा कुछ नहीं होता। हिस्ट्री में ये बहुत सारे एग्जाम्पल रहे हैं कि जिन्होंने भैया गालियां दी हैं एक दूसरे को, वो फिर से साथ आए हैं। कांग्रेस और आप कोई देख लो, या सपा और बसपा कोई देख लो, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि कोई और आ नहीं सकता। तो इस केस में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बन सकते हैं। दूसरा एक सिनेरियो कि ये दोनों चले गए, ठीक है, और दूसरी पार्टी आ रही है, वो ये उनके दिमाग में ये है कि चलो सत्ता तो मिल रही है, क्योंकि सत्ता के लिए हर कोई कॉम्प्रोमाइज कर लेता है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना बने, हमें तो उनसे पर्सनली खुन्ना के भाई उस आदमी को हम नहीं चाहते हैं। तो उस केस में या बीजेपी के अंदर से भी ये बात आ सकती है कि भैया अब नरेंद्र मोदी का वो सिक्का नहीं चला, अब उनके अंदर वो चार्म नहीं है, वो ब्रांड मोदी खत्म हो चुका है, अब किसी और को बनाया जाए। तो जैसे शिवराज सिंह चौहान जैसे नेता भी इस चीज को बगावत कर सकते हैं। तो उस केस में एक जो चेहरा है, मैं मानता हूं कि नितिन गडकरी साहब बन सकते हैं, क्योंकि ऐसा अमूमन देखा गया है कि नितिन गडकरी के लिए विपक्ष में भी बहुत ज्यादा नकारात्मकता नहीं देखी गई है, उनके साथ लोग आ सकते हैं। तो इस केस में नितिन गडकरी के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है, लेकिन इसकी संभावना मुझे 20% लगती है, 80% नरेंद्र मोदी जी की ही लगती है। और जो थर्ड सिनेरियो है वो है इंडिया अलायंस जो है अपनी सरकार बनाने की पेशकश करे तो कौन बन सकता है। देखिए उस केस में मैं ये जरूर बता सकता हूं कि कौन नहीं बन सकता। राहुल गांधी बिल्कुल नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके पीछे रीजन ये है। देखो राहुल गांधी इस टाइम पे नहीं बनेगी क्योंकि वो भी यंग है, एज पर बाकी जितने भी नेता हैं उनसे यंग है, उनके पास अभी टाइम है, 2029 का समय है, अभी वो ग्रोइंग फेज में, तो मुझे नहीं लगता कि वो पीएम बनेंगे। मोस्ट प्रोबेबली उस केस में ऐसा हो सकता है कि नीतीश कुमार या चंद्रबाबू नायडू में से किसी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, लेकिन ऐसा होने की संभावना मुझे 30% ही लगती है, 70% इसकी संभावना नहीं लगती है, क्योंकि गठबंधन के साथ सरकार बनाना बहुत टफ होता है। और मान लो बन भी गई, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को ये पता होगा, अगर मान लो बन भी गई तो भी हम ज्यादा से ज्यादा दिनों तक प्रधानमंत्री बन के नहीं रह सकते हैं, कल की डेट में कोई और बगावत कर देगा, नहीं बन के रहेगा। इसका सबसे रिसेंट एग्जांपल जो है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट रही है, जो कि बाद में खत्म हो गई। तो ऐसे परिस्थिति में सरकार बनाने की संभावना नहीं है। तो भैया अगर आप मेरे से पूछोगे कि मोस्ट प्रोबेबली 80 to 90% कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो मैं कहूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही आज की डेट में प्रधानमंत्री ही बनने वाले हैं। लेकिन किंतु परंतु तंतु अंतु बाकी जितने भी विभाग हैं, मतलब विभाग इन द सेंस जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो, फाइनेंस हो या डिफेंस हो, ये सब चेंज हो सकता है। ये जितने भी बाकी घटक दल हैं, मतलब जो इनके अलायंस है, इनको देना ही पड़ेगा अगर इनको साथ में रखना है तो भैया इसमें सबसे ज्यादा जो लॉस होगा, मुझे ऐसा लगता है कि बाकी जो नेता है बीजेपी के, उनको बहुत बड़ा लॉस होने वाला है इस मैंडेट से। तो चलिए मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाला है। डेफिनेटली मैं आपको बताता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनने वाले हैं। अब एक चीज डिस्कस जरूर करना चाहूंगा कि इस पूरे के पूरे इलेक्शन से किसको सबसे ज्यादा फायदा हुआ और किसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। अगर कोई आज की डेट में मुझे बोलता है कि नहीं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को सबसे ज्यादा फायदा हुआ, तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि यार ऑब्वियसली ये लोग हमेशा से ही ऐसी मौकापरस्त वाली पार्टियां रही, बहुत बड़ी पार्टी नहीं है।
एज ए पर्सनालिटी अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा फायदेमंद जो इंसान आज की डेट में है वो है राहुल गांधी। आप एक चीज देखो, राहुल गांधी के बारे में पप्पू और पता नहीं क्या क्या चीजें बोली गई, ठीक है, एक पब्लिक के दिमाग में भी उनकी एक छवि ऐसी थी कि यार ये एक बहुत ही नौसिखिया टाइप का बंदा है। उनकी जो छवि है वो इस इलेक्शन के बाद टॉप पे भले ही ना पहुंचे, लेकिन उनकी क्रेडिबिलिटी समाज में या पूरे के पूरे इंडियन सोसाइटी में लोगों को माननी पड़ेगी, और जो पॉलिटिकल वाले लोग हैं उनको भी ये चीज मानना पड़ेगा। और इस पूरे के पूरे इलेक्शन में जिसका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है वो है माननीय नरेंद्र मोदी जी। उनकी ब्रांड वैल्यू तो कम हुई है, वो मोदी फैक्टर आइंदा काम करेगा या नहीं करेगा दूसरे इलेक्शन में, इसका भी कोई गारंटी नहीं है। और ऑब्वियसली बीजेपी के अंदर से ही उनके खिलाफ जो है आवाज उठ सकती है। तो भैया ये रहा मेरा छोटा मोटा एनालिसिस जो कि मैं लेके आया था आप लोगों के लिए। और हाँ, एक अनाउंसमेंट मैं जरूर अपने सब्सक्राइबर के लिए बोलना चाहूंगा कि मेरा चैनल जो है फाइनली हाफ मोनेटाइज हो चुका है। जो 500 सब्सक्राइबर और 300 वॉच टाइम वाला क्राइटेरिया होता है वो मैंने पार कर लिया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का, आपके सहयोग का। और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।